Thanks for everyone to be here, patiently waiting. And it's an honor for me to be in front of you people. And also my ladies audience, I respectfully thank you to be here. The topic that we have, communal rights versus communal harmony. I'm sure you know it's a very contentious topic. It's a very, very time-critical topic today. Asif Mujtaba, I welcome him to come onto the stage. Asif Mujtaba is the leader in Miles to Smile. He's been a person on the ground. He's been doing a lot of work in Delhi in terms of all the riots that have happened. And Asif baithe. And the next person that we have is KK Suhail. He is the leader in the Quail Foundation. He works on a lot of data which is collected in terms of what is happening in these kind of issues, in these kind of problems. So let's start having a debate to see how we go through, what sort of a situation we are into, how do we try to analyze this, what is the point of view of looking at these situations, and have the discussion going on. For the starting comments, I'd like Suhail to start off from his point of view. Thank you, Zaki Saab, and I'm really glad that we are having such an important discussion today morning. And it's regarding उर्दू में तो बहुत ही अहम एक टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाला है और वो है दंगा, राइट्स, मास वायलेंस और पीस के सिलसिले में। चूँकि यहाँ पर 100% मेरा ख्याल में मुस्लिम NGOs है, मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे लिए हमारे वर्ल्ड व्यू में सबसे इम्पॉर्टेंट है एक समाज बनाने के लिए ये समाज अमन का गहवारा बनना है। इब्राहिमी विजन ऑफ ए बलद, ऑफ ए कंट्री, ऑफ ए सोसाइटी इज़ रब्बी जअल हादा बलदन आमिना वर्जुक अहलहु मिन थमरात, कि हमें एक ये जगह को या अल्लाह एक अमन का गहवारा बना दो और उसके बाद हमें रिज़्क या हमें रिज़्क देना है। मतलब रिज़्क या वेलफेयर स्टेट जो है इसके पहले हमें अमन चाहिए जहाँ पर हर आदमी जो है बिना डर से ज़िंदगी बिताए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर हदीस है वल्लाह लतिमन अल्लाहु हादल अम्र हत्ता यसीरु राक़िब मिन सना अल हलर मौत। एक जगह एक टाइम आएगा जब जो है सना से नॉर्थ ऑफ अरेबिया से साउथ ऑफ अरेबिया तक एक औरत जो है चल सकता है अपने भेड़ बकरों से, सिर्फ वो डरना है किससे, अपने फॉक्स वुल्फ से। तो ये एक वर्ल्ड व्यू के साथ हम मुसलमान जो हमारा समाज के बारे में हम सोचते हैं और हम रहते हैं एक मुल्क में जो हमारा मुल्क जो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर बने हैं और ये दस्तूर में या आइन में बहुत ही तफसील से लिखा है कि दिस इज़ बेस्ड द कोर फंडामेंटल वैल्यूज़ ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन लाइज अपॉन इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस। तो इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस है जो चार चीज़ जिसके आधार पर यहाँ पर पीस होगा और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा और यहाँ पर एक अच्छा डेमोक्रेटिक स्टेट कायम होगा। तो ये जो है सिस्टम है जिसके तहत हम चलते हैं। लेकिन अफसोसनाक ये है कि राइट फ्रॉम 1857 द फर्स्ट इंडिपेंडेंस और उसके बाद जो है मैसिव एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा और जो है माइनॉरिटी और जो है मेजॉरिटी के बीच में कम्युनल डिवाइड, रिलीजियस जो है माइनॉरिटीज़ के मतलब रिलीजियस माइनॉरिटी मुसलमान और यहाँ के मेजॉरिटी कम्युनिटी के आपस में लड़ाई बनाने का जारी रखने का कोशिश ब्रिटिश लोगों का था। उसका कल्मिनेशन पॉइंट इंडिया पाकिस्तान डिवीज़न में हुई और उसके बाद आज भी वो जो ब्रिटिश जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाने वाला पॉलिटिकल जो है ग्रुप्स यहाँ मौजूद है और उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। लेकिन इस वक्त एज एन NGO हमारा क्या रोल होगा इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। वेरी ट्रू सुहेल साहब। द पॉइंट इज़ अगर हम देखें जो टॉपिक हमारा है रियॉट्स टू हारमनी है, राइट। हारमनी जब तक नहीं आ सकती है जब तक हमारे पास पीस नहीं रहेगा। So the peace comes first and then the harmony comes in, right? And I think if we get that point very clearly, peace लाने का रास्ता, peace बनाने का तरीका, उसको implement करने का तरीका, ये सारी चीज़ें एक state machinery की तहत होता है। It is by force or it is by an agreement that we do certain things. अगर आप देखें internationally treaties बनती हैं,
peace treaties बनती हैं, फलानी चीज़ बनती हैं, फलानी चीज़ बनती हैं. Even the division that happened for our country happened on certain lines that we had agreed. But where we started off actually was a state which was divided on communal lines itself, right? So let me ask my friend Asif Mushtaba Saab to put forward his point of views so that we then start the next level of our discussions in that. अस्सलाम वालेकुम। पिछले 3 सालों में दर्जनों प्लेटफॉर्म्स ऐसे रहे हैं जहाँ पे हम कम्युनल वायलेंस पे, ऑपरेशंस अगेंस्ट मुस्लिम पे, मॉब लिंचिंग पे बात करते आए हैं, पीस की बात करते आए हैं, हार्मनी की बात करते हैं। मुझे याद है जब इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में जब मैं अपने प्रोजेक्ट पे डिस्कस कर रहा था अपने प्रोफेसर से आईआईटी में, तो उन्होंने बोला कि आसिफ पता है सोल्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है, इसकी क्या होती है सर बताइए। यानी सेट कि सबसे पहले प्रॉब्लम समझना ज़रूरी होता है। ज़्यादातर लोग जो सॉल्यूशन की बात करते हैं उनको प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता, तो जब हमको जड़ के बारे में नहीं पता होगा तो उसके पीछे आप दर्जनों, सैकड़ों, हज़ारों कॉन्फ्रेंसेस कर लीजिए, कोई एंड रिजल्ट नहीं निकलेगा। इस मुल्क में पिछले 3 सालों से जितने भी विक्टिम्स होते हैं दंगों के, हम उनके साथ काम करते हैं। दिल्ली में जब 2020 में फरवरी के महीने में दंगे हुए, दंगों के पहले दिन से लेके आज तक 2 साल तक सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट सस्टेनेबल रिलीफ वर्क हम कर रहे हैं। खारगोन में दंगे हुए, सिंधवा में दंगे हुए, गुजरात में हिम्मतनगर के दंगे हुए, इसके अलावा जो विक्टिम्स है मॉब लिंचिंग के, उन सब से मिलके उनकी चीज़ों को समझते हैं। जब किसी को दंगों या मॉब लिंचिंग में मार देते हैं तो बाकी पूरी मीडिया और सारे लोग हफ्ते 10 दिन 15 दिन तो रहते हैं, लेकिन 2 साल बाद आप उसी फैमिली के साथ बैठ के उनसे पूछें कि 2 साल पुराना दर्द जो है, ये पूरी तकलीफ है, कैसे गुजरी, क्या हुआ, वो आपको डिफरेंट पिक्चर मिलेगा। हम बात करते हैं पीस की, लोग हमसे अक्सर कहते हैं कि आप रिलीफ का काम करते हैं। रिलीफ तो बहुत ही छोटा रिलीफ है, मॉनिटरी जो हम करते हैं। अगर दंगों में किसी औरत ने अपने बेटे को खो दिया, या किसी बीवी ने अपने शौहर को खो दिया, या किसी बेटे ने अपने बाप को खो दिया, तो दुनिया की कोई दौलत उसको रिलीफ नहीं दे सकती। वो रिलीफ है जस्टिस। इस मुल्क का जस्टिस सिस्टम मुसलमानों को आज तक इंसाफ नहीं दे सका। दिन के उजाले में एक मस्जिद शहीद कर दी जाती है, आज तक इंसाफ नहीं मिला। दिल्ली के मैसेकर में 10,000 मुसलमानों को मारा गया, आज तक इंसाफ नहीं मिला। मुरादाबाद में, मलियाना में, हाशिमपुरा में पूरा डॉक्यूमेंटेड है कि कैसे पुलिस ने कंप्लिसिट होके एक बहुत साजिश के तहत मुसलमानों को मारा, इंसाफ नहीं मिला। तो जब इंसाफ नहीं मिलेगा पीस नहीं होगी, और जब तक पीस नहीं होगी तो हार्मनी नहीं होगी। तो हमको जड़ पे बात करनी है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये जितने भी दंगे मैंने पाए हैं इन 2 सालों में, सारे दंगे स्पॉन्टेनियस नहीं होते। हाशिमपुरा के दंगों पे एक आईपीएस ने एक बुक लिखी, दी हाशिमपुरा 1984 का जो मैसेकर है, उसमें लिखता है कि अगर कोई भी दंगा किसी शहर में 1 घंटे से ज़्यादा हो रहा है तो आप समझिए कि स्टेट उसमें कॉम्प्लिसिट है। तो जब दंगे स्टेट ही करवा रहा है तो हार्मनी का काम तो स्टेट करेगा नहीं, उसके लिए हमें आपको आगे आना होगा। और ये सबसे बड़ी बात है, जैसे समीर भाई कल कह रहे थे, मुस्लिम वो कम्युनिटी है जिसने इस पूरी दुनिया को बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट हैं हमने दिए, फ्रैटर्निटी, ब्रदरहुड, ये हमने दिए, रूल ऑफ लॉ हमने दिए। हज़रत अली का वो वाक़या मैं अक्सर सुनाता हूँ कि हज़रत अली को एक तलवार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिफ्ट की थी। जब हज़रत अली जब खलीफा थे तो जब वो गुजर रहे थे बाजार से, तो उन्होंने देखा कि एक यहूदी के पास वो तलवार है। आप उसके पास गए, उन्होंने बोला कि ये तलवार तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, तुम्हारे पास कैसे आई, ये मुझे वापस करो। वो यहूदी जो माइनॉरिटी में है वो बोला कि मैं आपको ऐसे कैसे दे दूं, आप हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव हैं, खलीफा हैं, लेकिन फिर भी इख्तियार नहीं है कि आप उससे तलवार छीनते। मामला कोर्ट में गया, जुडिशरी जो जुडिशरी है उसने हज़रत अली से पूछा कि तुम गवाह पेश करो जिसने देखा हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तलवार आपने ये तलवार तुमको दी हो। हज़रत अली गवाह नहीं पेश कर सके, तो उस काजी ने, हेड ऑफ जुडिशरी ने
एक यहूदी के फेवर में फैसला दिया कि तलवार उसकी है तुम्हारी नहीं है। आप देखिए एक माइनॉरिटी 1500 साल पहले उसको इंसाफ मिल गया इस्लाम के दायरे में, और एक माइनॉरिटी आज हम सब हैं, हमको मॉडर्न कंसेप्ट फंडामेंटल राइट से सब मिलने के बाद इंसाफ नहीं मिला। तो हमको इस पे भी मुझे लगता है कि बहुत चीज़ों में बात करनी होगी इंशाल्लाह। Good to hear about what you're saying. Now, आसिफ भाई जैसे बता रहे हैं, there are certain principles that as Muslims we have, and जिस तरह से कुरान शरीफ हम लोगों के लिए सारे laws लाती हैं, लेके आती हैं, करते हैं. But the whole point is how many of us know where the Sharia is, what is the methodology of implementation of Sharia, how did we do all of that, what is the support system that we have from the Sharia system to validate and get this through into the system that we have, right? So as of today that we are talking about, what we are talking about, और जिस वक्त पे हम आज बात कर रहे हैं, we are in an oppressed state of mind. We are already in an oppressed state of mind. We are not in a free state of mind. So obviously हमारे सारे नज़रिए और देखने का जो तरीका है that everything is happening on us only, ये एक फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो चुकी है आज. मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को ही मार्जिनलाइज किया जा रहा है, मुसलमानों को ही ये चीज़ें हो रही है. बट इसको जवाब देने के लिए और इसका जवाब के साथ हमको उसके साथ ठहरने के लिए हमारे पास क्या औजार है? औजार इज़ नॉट नेसेसरीली द वेपन्स, बट व्हाट इज़ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट वी हैव, व्हाट इज़ द इंटेलेक्चुअल सपोर्ट सिस्टम दैट वी हैव, हु आर द पीपल हु आर देयर टू वॉइस दीज कंसर्न्स, हु आर द पीपल हु कैन ब्रिंग दिस आउट, and make sure that these discussions are taken in a valid platform. So let's try to understand from both of our panelists on the point of what is the meaning of a communal riot, what does it really take to do that, how does it happen, I mean, is it orchestrated only towards Muslims or it is a part of a system that is happening because of some reasons on the ground, right? So let's have Sohail bhai